मुझे बताओ सीपी कितना है। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट इसके बराबर, तो 7 यूनिट। तो मुझे बताइए दोस्तों 144 डिवाइड बाई 6 इंटू 7। ओके, चलिए इसको काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 चौका 24। तो ये हो गया दोस्तों 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 दूनी 14, 16, 168 रुपये। ठीक है, 168 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 168 रुपये। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जो बेच रहा है, विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो उसे खरीदा है। तो खरीदा कितने में गया है, 168 रुपये में। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर उसे बेचा जाए, अगर उसे इसमें बेचा जाए, एसपी अगर उसे बेचा जाए किसमें, 189 रुपये में। ठीक है, तो उसे पूछा जा रहा है, तो उससे लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ, तो लाभ के लिए देखो दोस्तों, लाभ प्रतिशत आपको बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो पहले देखो नॉर्मल लाभ कितना हुआ। तो 168 में खरीदा है, 189 में अगर बेच रहे हो किसी वस्तु को, तो मुझे बताओ कितने का लाभ होगा। कि सर यहाँ तो हुआ 1, ठीक है, और यहाँ 21 रुपये का उससे लाभ होगा, और वो होगा 168 पर इंटू 100%। अगर किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। और जब आप इसे कर रहे होंगे ना, तो कितना आ रहा होगा, 12.5%। वो इस वजह से कि ये कटा है इससे 8 बार, और 100 में जब 8 का भाग दोगे तो 12.5% आ रहा होगा। ओके, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी अपना सफ़र रहा है बहुत लाजवाब, और उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश रही है वो आप लोगों की रही है, जिन्होंने बराबर मेरा साथ दिया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही मान है। ठीक है, तो सही मान है, तो यहाँ निम्नलिखित में कौन सा सही मान है। तो यहाँ देखो दोस्तों, सही मान है तो सबको अलग अलग चेक करने से पहले कि आप ये चीज़ समझ लो कि यहाँ देखो कि बड़ा पहला ऑप्शन है कि जैसे 9/A, ठीक है, 9/24 है, इज ग्रेटर देन 13/24 है ना। क्या ये वाली भिन्न बड़ी है क्या इससे, ये वाली भिन्न बड़ी है क्या इससे। तो जब भी दो भिन्नों को अपन चेक करते हैं ना, तो भिन्न तो ये कि यही है, बस इसमें देखते हैं कि क्या है। ओके, तो भिन्नों को जब भी अपन क्वेश्चन को, जब भी आप इसको करोगे ना, तो देखो कैसे गुणा करोगे, कैसे भिन्नों का पता लगाओगे। दोस्तों क्या करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही चेक करना है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ऐसे 24 को 9 से गुणा करो, 24 को 9 से गुणा करोगे ना, तो 24 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 240 आ रहा होगा। 240 में अगर ये घटाओगे ना तो 216 आता है। तो यहाँ 24 में 216 है, तो यहाँ 216 आया। और 24 को 13 से गुणा करोगे ना, इकतीस 312, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी गलत हो गया होगा, कहीं मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन 13/24 9/16 है यार, ये यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। 16 यह है 16/13। तो 16 × 13 करोगे आप, तो 13×5 65, 98 का 8 6 19, ठीक है। तो ये आया है 198, ये आया है 216। तो मुझे बताओ 198 बड़ा है या 216। कि सर 216 बड़ा है, तो 216 बड़ा है ना, तो ये किसका मान है कि ये सर इसी भिन्न का मान है। तो इसका मतलब यही भिन्न बड़ी होगी ये भिन्न। अब आपको क्या दे रखा है, आपको यही तो दे रखा है ना, क्वेश्चन ऑप्शन ए में ये दे रखा है कि ये भिन्न बड़ी है इससे, और ओरिजिनल में हमने देखा तब भी ये भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अगर ये दोनों मान बराबर होते तो इसका मतलब दोनों भिन्न बराबर होती, और उस कंडीशन में बी ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। देखो दोस्तों कि भिन्नों को चेक करते हैं ना, और भी कई तरीके हैं, इसमें मैं बता दूंगा, तो फिलहाल इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि किन्हीं दो भिन्नों का आप पता लगाओगे ना, जैसे इसका और इसका कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। दो भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 9 और 4 दूनी 8। तो बताओ 8 बड़ा है 9,
कि सर 9 बड़ा है, तो इसका मतलब यही भिन्न बड़ी है। कौन सी छोटी है कि सर 8 छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटी है ना। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को चेक कर सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है, क्रॉस ब्रज गुणन विधि के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है रोहन, ठीक है, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। ये 10 दिन में निपटा रहे हैं भाई साहब, 10 दिन में निपटा रहे हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। रोहन है ना, रोहन ये 15 दिन में कर सकता है इस काम को, 15 दिन में, ठीक है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए, अगर उस कार्य को रोहित अकेला उस कार्य को करे तो वो कितना समय लेगा, मतलब अगर रोहित ही उस कार्य को करे तो वो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे बताओ दोस्तों, टोटल वर्क यहाँ आपको मानना है। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आया, 30 आया। दोनों का एलसीएम कितना आया, 30 आया। ये है टोटल वर्क, ठीक है। ये 10 दिन में कर रहे हैं, तो पर डे कितने कर रहे हैं, ये 3। ये कितने कर रहे हैं, 2, मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। और रोहन अकेला कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है, पर डे। तो मुझे बताओ, अब आपसे क्या पूछा गया है कि रोहन का समय आपसे पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, रोहित का समय, रोहित का, ठीक है। रोहित, अगर रोहित उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, किस काम को, इस काम को, इस 30 वाले काम को। अभी 30 टाइलें लगानी है, 30 बाल्टी भरनी है, कोई भी काम हो सकता है। ये 30 डिवाइड बाई, मैं किसका भाग दूंगा भाई, कि सर रोहित की क्षमता का भाग दोगे आप। क्यों, क्योंकि इसी का तो समय निकाल रहे हो, ठीक है। तो जिसका समय निकाल रहा है उसी की क्षमता का भाग देते हैं। तो मुझे बताओ, अगर रोहन और रोहित 3 रोटियां खाते हैं और रोहन है 2 रोटी खाता है, तो रोहित कितनी रोटी खाता होगा, कि सर अगर ये रोहन और रोहित 3 रोटी खाते हैं, जिसमें से रोहन अगर 2 खाता है तो रोहित ऑब्वियसली बात है 1 खाता होगा, 1 खाता है ना। 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, तो 30 डिवाइड बाई 1 आया ना, तो इसका मतलब है 30 दिन। कितने दिन में समाप्त करेगा उस कार्य को, 30 दिन में। कौन, रोहित, ओके। चलिए दोस्तों, यहाँ कितना आ गया, 30 दिन, ठीक है। चलिए देखो, जितना क्वेश्चन इजी होगा ना, उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से हो सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसको ऐसे समझते हैं ना, बिल्कुल इजी होगा, इजी है ये क्वेश्चन, है ना। तो हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए बाय चांस, तो उसको चीज़ें को देख लेना बस आप, है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन में तो बता भी देते हैं कि सर आपने थोड़ी सी ये गलती कर दी। ऑनलाइन क्लास में कोई भी बताने वाला नहीं है, ओके। चलिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष, ये त्रिभुज है मान के चलो दोस्तों, है ना, जिसके शीर्ष वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज के 3 नाम है ABC। इसके शीर्ष दे रखे निर्देशांक, इसके दे रखे ए और बी, ठीक है, 1 और 2। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -4 -3, ठीक है। और इसके निर्देशांक दे रखे हैं दोस्तों 4 और 1 ही दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, आप इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है ना, वो चीज़ देख लो कि शीर्ष दे रखे हैं आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1/2। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2, जैसे x1 y2 - y1, ठीक है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ओके। चलिए दोस्तों, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से क्या करना है कि x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3 क्या है, तो ये है दोस्तों x1 y1,
ठीक है, यह है x2 y2, यह है x3 y3, ठीक है। बस मान पुटअप कर दो, मान पुटअप करोगे ना तो 1/2 x1 कितना दे रखा है, x1 दे रखा है सर 1, ठीक है, ब्रैकेट y2 कितना दे रखा है कि सर y2 -3, ये माइनस का सॉरी y2 कितना दे रखा है, y2 दे रखा है -3, ठीक है। y3 कितना दे रखा है कि सर ये दे रखा है 1, ये माइनस तो ये है ही, ओके, प्लस। अब मुझे एक चीज़ बताइए, x2 कितना दे रखा है, x2 दे रखा है सर ये -4 है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस का लिख दो आप, -4, ओके। y3 कितना दे रखा है सर 1 माइनस y1 कितना दे रखा है कि सर 2, ओके। चलिए प्लस x3 कितना दे रखा है कि सर 4, y1 कितना दे रखा है सर 2 माइनस y2 कितना दे रखा है सर ये -3 है तो ये माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, ओके। चलिए तो यहाँ दोस्तों 1/2 -3 और -1 तो -4 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो 1 में से -2 गया तो -1 जब -4 से गुना होगा तो +4, ठीक है, प्लस यहाँ 5 5 20, यह आ गया 20, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इंटू कितना आया 20 है तो 20 रखो दोस्तों, ये कटा, ये कितना आया 10। इसका मतलब है कि 10 मीटर स्क्वायर आपका क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकल के आया है, ओके। किसका, ये जो त्रिभुज दे रखा है इसके जो भी निर्देशांक दे रखे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, तो उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर स्क्वायर है, वर्ग इकाई है ना, हाँ, तो ए ऑप्शन, ओके। चलिए तो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। तो इसमें कुछ ही नहीं है, बस इसमें केवल और केवल फॉर्मूला है। जब आप किसी त्रिभुज के निर्देशांक दे रख कर आपसे पूछा जा रहा है उसका क्षेत्रफल, ओके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि बताइए 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, 32/81 है का HCF आपको बताना है, HCF। तो इसका HCF जब भी आपको किसी भिन्न का HCF पूछे ना, HCF आपसे पूछे हैं, ठीक है, तो आप क्या करना है कि जो भी अंश दे रखा है, अंश वाला पार्ट, अंश का क्या करना है HCF निकालो, और हर का क्या निकालना है आपको, हर, जो भी हर में दे रखा है उनका LCM निकाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो अंश का मतलब इस 2 का, इस 8 का, इस 10 का और इस 32 का, इनका सभी का HCF कितना आ रहा है कि सर 2 आ रहा है, क्योंकि 2 से कट रहे हैं ना, केवल 2 से। HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर वो है 2 डिवाइड बाई हर का LCM बताओ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 का भी भाग जाए, 9 का भी जाए, 27 का भी जाए, 81 का भी जाए, ठीक है। तो वो है 81 ही है, तो यहाँ आ गया 2/81, और वो कौन सा ऑप्शन है, केवल बी ऑप्शन है, और ये आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। LCM निकालते हैं ना, अगर यहाँ LCM पूछता तो अंश का LCM निकालते पहले ऊपर, ठीक है, फिर नीचे HCF। चलो दोस्तों 17 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि संख्या x 4461 क्या दे रखिए, x 4461 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है ना। तो बताइए x का मान क्या होगा, तो x का मान आपसे पूछा गया है, तो मुझे बताइए दोस्तों 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है सर कि यहाँ विषम जो स्थान है ना, विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए सम स्थान के अंकों के योग है, सम स्थान के अंकों के
विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग आपस में क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। यह क्या दे रखा है, बराबर। तो विषम स्थान जहाँ जैसे 1 है, 1 के बाद तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान के बाद 5वें स्थान पर कौन है। तो यहाँ आप ये चीज़ें देखो, 3 का योग करो, तो यहाँ इसका योग किया मैंने, तो ये आया है विषम स्थानों के अंकों का योग, ये आया है। और सम स्थानों के अंकों का योग दूसरे अंक पर क्या है और चौथे अंक पर क्या है, तो वो है 4 और 6, और दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब है कि दोनों का योग बराबर होने का मतलब है कि उन दोनों का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब अंतर किससे डिविजिबल हो, 11 से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे इसे बताइए कि यहाँ x + 5 है और यहाँ कितना है, 10 है। तो अब मुझे बताओ x का मान मैं कितना रखूं कि ये 10 के बराबर हो जाए, कि सर x का मान रखो 5। तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, दोनों का अंतर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या वो 11 का अंतर हो, मतलब 11 का मल्टीपल हो, तभी वो संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया, तो ये भी 10 होना चाहिए, तो उसके लिए x का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ जो x का मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 5, और ये आपका क्या होगा, आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या, निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या ये है 12,40,000। ठीक है, 12,40,000 इतने फ़ोन हैं। अब उसमें से आपको बताना है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित की गए। तो LMN कितने निर्मित कर रही है, 30% कर रही है ना, तो इसका 30% निकाल लो, 30% निकाल लो, 30% निकालोगे, 30% हटाओ, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 3 को गुणा कर लो इससे, 12, असल का 1, 6, 7, 3 एकम 3, कितने जीरो हैं, 3 जीरो चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ हो गया दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, 3,72,000। ठीक है, डी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझो। ये दे रखा है 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है यदि ब्याज की दर क्या हो, अर्धवार्षिक। दोस्तों अगर ब्याज की दर है ना, अगर अर्धवार्षिक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समय तो होता है ना, दर अगर आधी हो। ठीक है दोस्तों, अगर दर क्या हो, अर्धवार्षिक मतलब आधी हो, तो उस कंडीशन में समय क्या होता है दोस्तों, दुगना होता है। ठीक है, समय क्या होता है, दुगना होता है। ओके, तो समय दुगना कर दो, 2 का कितना हो जाएगा, ये समय है वो दुगना हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 और 2 गुना कितना हुआ, 4 वर्ष। ठीक है, अगर उसे वार्षिक में करना है तो। और दर को क्या कर दो, आधी, जो दर दे रखी है 10 की, उसको क्या कर दो, आधी। दर को आधी करोगे, 10% का आधा कितना होगा, 5%। तो अब ये आपके पास दर दे रखी है। ठीक है, कि दर कितनी है, 5%। तो बताइए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका जनरेट हुआ है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। इसमें 4641 का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 4641 का जो लगता है 4 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, और 331 का कॉन्सेप्ट लगता है, वो दोस्तों 3 वर्ष के लिए लगता है। ओके, इस प्रकार से है। ठीक है, बाकी 3 वर्ष की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये इसमें टफ पड़ता है थोड़ा सा। तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें यूज कर लो। बाकी तो तरीके बहुत सारे हैं, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं इसमें ये वाली अप्रोच यूज कर रहा हूँ। जैसे क्या दे रखा है, 1,60,000 आपको दे रखा है। ठीक है, 1,60,000 ये आपको दे रखा है ना, 1,60,000। अब इसका क्या निकालना है आपको, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की 1/20। तो आप इस 1,60,000
60,000 का 1/20 हिस्सा निकालो, 1,20,000 हिस्सा निकालोगे ना तो कितना निकल के आएगा 8, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ना 80 और ये जीरो 8,000, कितना निकल के आया 8,000। ठीक है, कितना निकल के आया 8,000। देखो दोस्तों ये जीरो कैंसिल आउट हो ही गया और ये 8 है, 3 जीरो हो गया, 8,000 निकल के आया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक भाग हिस्सा, एक हिस्सा इसका एक हिस्सा निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा हिस्सा निकाल रहा हूँ, 1/20वां हिस्सा। मुझे बताओ इसका 1/20वां हिस्सा निकालोगे आप तो कितना आएगा दोस्तों 400। ये दूसरा हिस्सा है, ये क्या है दूसरा हिस्सा, सेकंड हिस्सा। ठीक है, अब इसका 400 का 1/20 हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ये क्या है, ये तीसरा हिस्सा है। ठीक है, अब 20 का क्योंकि 4 वर्ष दे रखा है ना तो 1 2 3 4 हिस्से निकालना है, तो 20 का 1/20 हिस्सा मतलब ये, और ये कितना है दोस्तों चौथा हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार से हिस्से आपको निकालना है। अगर 3 वर्ष का दे रखा तो 3 हिस्से निकालना है, 4 वर्ष का दे रखा हो तो 4 हिस्से निकालना है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है जो 4 वर्ष में होता है। 4 वर्ष में होता है मतलब टी आपको 4 वर्ष अगर दे रखा हो, समय आपको 4 वर्ष दे रखा हो तो उसमें कॉन्सेप्ट लगता है 4 6 4 1 का। क्या है ये, जो भी फर्स्ट हिस्सा आया ना उसको किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ गया यहाँ पे 32,000, कितना आ गया 32,000। ओके, फिर जो दूसरा हिस्सा आया ना उसको किससे गुणा करो 6 से। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 24,400। ठीक है, 2400 आप ऐसे लिख सकते हो 2400। जो तीसरा हिस्सा आया ना, जो तीसरा हिस्सा उसको किससे गुणा करोगे 4 से, तो 20 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आया 80। ठीक है, अब जो चौथा हिस्सा आया उसको किससे गुणा करोगे, एक को एक से गुणा किया तो 1। अब इन सभी को जोड़ोगे तो 1 8 4। ठीक है, 4 और 3, तो यहाँ 34,481 आपका क्या है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल में 4 साल में। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन। ओके, 34,481 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ओके दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इससे ज़्यादा टफ भी नहीं है और कई प्रकार इसमें और भी पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें यहाँ समझने लायक है नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी ट्रिक या ऐसे कुछ मान के चलो, बस इससे अभी फ़िलहाल के लिए इससे काम चलाओ ना। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 20वां हो गया, 21वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है ABC एक टैंक में जुड़े 3 वाल्व है। ABC मतलब 3 वाल्व है, एक टैंक को भरते हैं। ABC 3 वाल्व है। AB मतलब A और B अगर मिल जाए ना, A और B मिल जाए ना तो टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे में भर सकते हैं भाई साहब, A और B मिल जाए तो। और B और C मिल जाए ना, B और C मिल जाए ना तो वो 10 घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। और A और C मिल जाए ना तो वो उसे कितने घंटे में भर सकते हैं 7 सही 1/2 घंटे में। अब ये मिक्स फ्रिक्शन है, इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15/2 घंटे में। 7.5 को कैसे लिख सकता हूँ 15 का आधा। अब दोस्तों यहाँ अब आपको यह क्या पूछा गया है, तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो मुझे बताओ टैंक को भरना कितना है, पहले टोटल क्षमता निकाल लो, कुल कार्य मतलब टैंक में कितनी बाल्टी आती है ये चीज़ तुम देखो। तो देखोगे कैसे, जो समय दे रखा है ना ऊपर वाला पार्ट, जैसे 6 घंटे दे रखा है तो 6 घंटे नहीं है 6/1 है ना, ऐसे मान के चलो। तो अब यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट दे रखा है अंश में, ऊपर वाला, इनका सभी का एलसीएम लेना है, मतलब 6 का 10 का और 15 का। इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 30। कितना आया 30। अब 30 में जब 6 का भाग दोगे ना तो कितना आया 5। इसका मतलब है कि ए और बी अगर 6 घंटे में 30 बाल्टी भरते हैं, 6 घंटे में 30 बाल्टी भरते हैं तो प्रत्येक घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं 5 बाल्टी। ठीक है, जब भी तो 6 घंटे में 30 बाल्टी भरेंगे। और ये बी और सी प्रत्येक घंटे में 3 बाल्टी भरते हैं। और ये दोस्तों मुझे बताओ 30 में 15/2 का भाग दोगे ना तो ये कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा।
ओके, जैसे इसमें 15/2 का भाग दोगे तो 15 दूनी 30 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इस प्रकार से यह है ना। ओके, चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ आपसे ए का समय पूछा गया, तो मुझे बताओ ए कितनी बार काउंट, ए भी 2 बार काउंट हो रहा है, बी भी 2 बार काउंट हो रहा है, सी भी 2 बार काउंट हो रहा है। तो यहाँ आप ये कर लो कि 2a, जैसे देखो यहाँ ए और ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। ये एक प्रकार से एक इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का तरीका है जब दो प्रकार से ऐसे सेटअप बने हैं ना, ठीक है। चलिए 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, ये 8 और 4 12 काम करते हैं, ये है ना डेली के 12 काम करते हैं। तो मुझे बताओ 2 कॉमन ले लोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी, ये कितने काम करते हैं, ये 12 काम करते हैं। तो मुझे बताओ 2 से ये कटे कितने बार, 6 बार। तो ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करें तो यहाँ ए बी सी कितने काम करते हैं, ए बी सी मतलब तीनों कैंडिडेट रोज कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। उसमें से मुझे बताओ, क्योंकि ए का समय आपसे पूछा गया है ना, ए का समय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ ए से काम कितना करवाना है कि वही 30 काम करवाना है, पर ए की क्षमता का भाग देना है। अब यहाँ ए की क्षमता का पता नहीं है, तो मुझे बताओ अगर टोटल ए बी सी की क्षमता अगर 6 है, उसमें से अगर मैं बी सी की क्षमता जो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ये घटा दूँ तो बची कुची ए की क्षमता आएगी। मतलब ए बी सी अगर तीनों कैंडिडेट अगर 6 रोटियां खाते हैं और बी और सी 3 रोटी खाते हैं, तो एक कितनी खाता होगा सर, 3 ही खाता होगा। तो 30 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 10 दिन, ठीक है। सॉरी दिन नहीं है, यहाँ घंटे हैं, तो 10 घंटे लगाएगा कौन, ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। ओके, उतार लो चलो इसको, चलिए दोस्तों। ओके चलो, और चीज़ें देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली, ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, ही स्पेंड 600 रुपये ऑन ट्रांसपोर्ट, दस ही सोल्ड द सेट in Delhi from X making 100 divided by 7% profit, what is the value of X। कहने का तात्पर्य दोस्तों, इसमें ये इंग्लिश का ही दे रखा है, इसमें हिंदी है ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। इसमें यह कह रहा है कि दिल्ली में X रुपये में एक टीवी बेचा गया, कितने रुपये में बेचा गया, दिल्ली में है ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो, इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में एक टीवी बेचा गया है X रुपये में, ठीक है। दिल्ली में जो एक टीवी है, वो बेचा गया है, बेचा का मतलब SP, बेचा गया है कितने रुपए में, X रुपये में बेचा गया है। ओके, सेलिंग प्राइस उसकी हुई है X रुपये में। तो बोल रहा है कि एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% डिस्काउंट, मतलब 20% डिस्काउंट, जो दिल्ली के मूल्य से 20% डिस्काउंट उसने पाया। मैं दिल्ली गया तो उसके वहाँ महंगा था, तो चंडीगढ़ देखा तो यार दिल्ली से तो और भी सस्ता पड़ रहा है 20%। तो ऐसा ही बात है दोस्तों, जब उसने चंडीगढ़ में इसका सौदा किया तो उसे लगा 20% डिस्काउंट दिल्ली के मूल्य से, दिल्ली के मूल्य पर 20% के डिस्काउंट से उसने टीवी खरीद लिया। ओके चलो, अब वो क्या बोल रहा है कि 20% के डिस्काउंट पर वो खरीद लिया टीवी को, और परिवहन पर उसको 600 रुपये खर्च हो गए। इस प्रकार उसने X रुपये पर जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो 100/7% का कमाया है। तो दिल्ली में सेठ मतलब टीवी का मूल्य आपको बताना है, X का मतलब इस X का मान आपको बताना है। तो मुझे बताओ दोस्तों, दिल्ली में उसका मान था इतना, मतलब उसका मूल्य था X रुपये। अब वो चंडीगढ़ आया, ठीक है। अब चंडीगढ़ में यहाँ इस X पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब 20% का डिस्काउंट उसे मिला है, तो इसका मतलब इसके 80% पर उसने खरीदा है टीवी को। तो 80% की फ्रिक्शन क्या है कि सर 4/5, ठीक है। इतने में उसने X, जैसे टीवी का मूल्य था 20% डिस्काउंट मिला, तो 20% डिस्काउंट मतलब इसके 80% में टीवी खरीद लिया है इसने। ओके चलिए,
एक्स एक्स मूल्य टीवी का है तो उस 20% डिस्काउंट मिला तो उसके 80% में टीवी को खरीद लिया, तो ये इसका क्रय मूल्य है। पर क्या है कि उसको 600 रुपये और खर्च हो गए भाई साहब, 600 रुपये और खर्च हो गए, तो ये इतना क्या है उसका क्रय मूल्य है, उतना क्या है इसका, ये टोटल उसका घर में पड़ी है उसका, ठीक है। उसमें घर में कितने में आई है, ये इतने में आई है सर, ठीक है, इतने में पड़ी है। अब मुझे पता नहीं है एक्स का मान कितना है। अब आपसे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 600 रुपये हो गए उन्होंने एक्स रुपये पर, अब उसमें क्या है कि इस पर 20% सॉरी 100 डिवाइड बाय 7% का 100 डिवाइड बाय 7% हटाओगे डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा ना दोस्तों, तो 1/7 का उससे क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। तो आप चीज़ों को ऐसे समझ सकते हो कि अगर लाभ कितने का हुआ उसे, लाभ हुआ उसे 1/7 का, तो अगर क्रय मूल्य 7 है तो 1 का अगर उसे लाभ हुआ है, 1 का अगर उसे लाभ हुआ है, तो मुझे बताओ उसने बेचा कितने में होगा उसको, कि सर 7 की चीज़ को 1 पर लाभ मिलेगा तो 8 में बेचेंगे, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए एक्स का मान कितना है। तो दोस्तों ये चीज़ें है ना इस प्रकार से है कि यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो 1 का उसे लाभ मिल रहा है, तो वो उसमें बेचा कितने में, 8 में। और ये चीज़ आपको दे रखी है कि ये चीज़ किसके बराबर है, ये कॉस्ट प्राइस ये किसके बराबर है, कि ये है सर 4x डिवाइड बाई 5 प्लस 60, ये उसका क्या है क्रय मूल्य, ये किसके बराबर है 7 के, ठीक है, ये किसके बराबर है 7 के बराबर। तो यहाँ से 1 इकाई का मान अगर आप निकालोगे ना, 1 इकाई का मान निकालोगे तो डिवाइड बाय 7, तो 8 इकाई का मान मतलब कितने में बेचा, तो यहाँ x में बेचा था, तो x का मान ही निकालना है आपको, ओके। तो 1 इकाई का मान डिवाइड बाय 7, तो 8 इकाई का मान, तो यही तो SP क्या है x है, तो मैंने SP की जगह x रख दिया, 8 से गुणा कर दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों, तो कैलकुलेट करना है ना, तो वो किस प्रकार से करना है, या थोड़ी सी जगह की मिस्टेक हो रही है, देखिए मैं करवा रहा हूँ, 4x डिवाइड बाई 5 है ना, तो आप ऐसे भी कर लो ना, 5 का भाग दे लो 4 में दोगे ना, तो 0.8x जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 शांत एक मतलब किसी भी संख्या में 5 का भाग देंगे वो शांत संख्या कहलाएगी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद में निश्चित अंक होंगे उसके, ठीक है। 600, अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को x से गुणा करोगे ना, तो यहाँ गुणा तो है ही है 8 बराबर 7x, तो यहाँ जब गुणा करोगे इसको, तो यहाँ 8 × 64, तो 6.4x 48, 6 × 48 बराबर 7x। मुझे बताइए दोस्तों 4800 बराबर 7x में से अगर 6.4x गए तो कितने x बचेंगे, 0.6x, ये किसके बराबर है 4800 के बराबर है, ठीक है। पॉइंट हटाओ डिवाइड बाय 10, इसको इससे काटो, 8 बार कटेगा दोस्तों, तो x का मान कितना निकल के आएगा 8000, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, थोड़ी कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है ना, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 23वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। यह है नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये कोई सर्किल है और इसके अंदर कोई अगर त्रिभुज है, ठीक है, इसके कोई अंदर त्रिभुज है जैसे ABC, ये एक स्पर्श रेखा है, खींची हुई स्पर्श रेखा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, दी गई उत्तर दें, यदि A और B ये और दोस्तों ये और अगर ये बराबर है ना, ये और ये अगर बराबर होती है ना दोस्तों, ये और ये वाला मान, मतलब ये दो रेखाएं आपस में अगर बराबर है ना, ये दो रेखाएं आपस में बराबर है, ओके। और आपको क्या दे रखा है, और BCD, ठीक है, यहाँ आपको और दे रखा है, ये E दे रखा है और ये D दे रखा है, और आपको दे रखा है ECD, मतलब ये 72 है, ये अगर 72 है दोस्तों, ज्योमेट्री में पढ़ोगे आप, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना,
ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपसे ये पूछा गया है त्रिभुज BAC का मान क्या होगा, तो इसका मान आपसे पूछा गया, तो ये 72 है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों 72 ही होगा, तो यहाँ डी ऑप्शन है। ओके, चलिए फिलहाल यहाँ इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया। तो दोस्तों अभी देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है आपको कि इनमें से बताना है कि कोई सहभाज्य संख्या है, इनका HCF क्या होगा। तो दोस्तों मुझे बताओ कोई सहभाज्य संख्या जो आपस में नहीं कटती हो, जैसे कि 3 और 5 है, तो इसका HCF कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसका HCF कितना होगा 23, 24, क्वेश्चन नंबर 24, 25 क्वेश्चन। देखो जैसे ये दो सहभाज्य संख्या है, तो इनका HCF को किसी से नहीं कटा ना, वो 1 से कट रहा है। कुल मिला के बात ये है, जैसे 11, 13 ये किससे कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहे, 1 से कट रहे हैं। तो इनका मतलब जो सहभाज्य संख्या है, जो युग्म है इनका, तो उनका HCF कितना होगा, उनका HCF होगा 1 होगा। दोस्तों उम्मीद है आज का जो 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उम्मीद है आपको बढ़िया ढंग से समझ में आए होंगे। और मैं रोज़ के रोज़ एक पेपर है, एक शिफ्ट का जो पेपर है, मैं रोज़ इनको सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों